दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, तो आप क्या कहेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि जो लोग पावर के गेम में हारते हैं, वो इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया। आज हम बात करने वाले हैं 3 लॉज की, जो सिखाती हैं कि कैसे दुनिया में सर्वाइव करना है जब हर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश में हो। ये नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है दोस्तों, ये असली जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। इस पर 12 वीडियो पहले आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वीडियो का इंपॉर्टेंस तो आपको उसे देखने के बाद पता चली जाएगा। तो बकल अप, क्योंकि आज का एपिसोड थोड़ा डार्क है, थोड़ा रियल है और बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। तो पहला लॉ है क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपको फॉलो करें, आपको सीरियसली लें, तो बस बोलना काफी नहीं है, आपको एक शो देना होगा। एक ऐसा विजुअल एक्सपीरियंस जो लोगों की आंखों में, दिमाग में और दिल में घुस जाए। अब सोचो, आज के जमाने में सबसे पावरफुल लोग कौन हैं? पॉलिटिशियंस, सीईओज, इन्फ्लुएंसर्स। और वो सब करते क्या हैं? स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं। देखो, वर्ड्स बहुत कमजोर हैं। तुम किसी को कुछ बोलोगे, वो आर्ग्यू करेगा। तुम एक्सप्लेनेशन दोगे, वो डाउट करेगा। लेकिन एक पावरफुल इमेज, एक सिंबल, वो डायरेक्टली दिल में जाता है, लॉजिक को बाईपास कर जाता है। एक एग्जाम्पल, 1780s की बात है। एक डॉक्टर था जो क्लेम करता था कि वो चांद की रोशनी से लोगों को ठीक कर सकता है। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन ये आदमी जीनियस था। उसने एक बियर हॉल को कन्वर्ट किया एक ग्रैंड हीलिंग सेंटर में। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे और जब वो अंदर जाते थे तो सिर्फ मूनलाइट, मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर और एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर, बस इतना ही काफी था। कोई मेडिसिन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट्स नहीं, बस एक स्पेक्टिकल। और लोग ठीक हो जाते थे, या कम से कम उन्हें लगता था कि वो ठीक हो गए हैं। अब इसे कनेक्ट करो आज के दौर से। आज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यही तो करते हैं। एस्थेटिक रील्स, परफेक्टली लिट फोटोज, क्यूरेटेड लाइफस्टाइल, ये सब एक स्पेक्टिकल है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें स्किन केयर एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन असल में वो एक इमेज बेच रहे हैं, परफेक्शन की, सक्सेस की, हैप्पीनेस की। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस की रैलीज देखो, बड़े बड़ी स्टेजेस, ड्रामेटिक स्पीचेस, फ्लैशी कैंपेन्स। ये सब क्यों? क्योंकि विजुअल इंपैक्ट वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल है। मोदी जी की फॉरेन विजिट्स हो या किसी पार्टी का ग्रैंड लॉन्च, सब कैलकुलेटेड स्पेक्टिकल्स हैं। और यूथ, हम तो स्पेक्टिकल क्रिएशन के मास्टर्स बन गए हैं। हर इंस्टाग्राम स्टोरी एक मिनी मूवी है। वेकेशन फोटोज को 47 फिल्टर से एडिट किया जाता है। लिंक्डइन पर हसल कल्चर का नाटक, ट्विटर पे इंटेलेक्चुअल बनने का शो। लेकिन यहां ट्विस्ट है, हम सब मून डॉक्टर बन गए हैं और हम सब पेशेंट्स भी। हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए स्पेक्टिकल्स क्रिएट करते हैं और दूसरों के स्पेक्टिकल से खुद इंप्रेस्ड होते हैं। कैंसल कल्चर भी तो यही है, एक पब्लिक स्पेक्टिकल। कोई गलती करता है, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, आउटरीच का नाटक होता है। लॉजिक, फैक्ट्स सेकेंडरी, पहले तो ड्रामा चाहिए। लेकिन यहां एक सवाल है जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। क्या तुम वो बन रहे हो जो तुम एक्चुअली हो, या सिर्फ वो स्पेक्टिकल क्रिएट कर रहे हो जो लोग देखना चाहते हैं? क्या तुम्हारी आइडेंटिटी असली है या बस एक केयरफुली क्यूरेटेड इमेज? ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ स्पेक्टिकल में जीते रहे तो एक दिन खुद को भूल जाओगे। अब आता है सेकंड लॉ, जो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल है। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। पहली रिएक्शन, व्हाट, फेक बनना सिखा रहे हो? नहीं दोस्तों, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी इंडिविजुअलिटी का परेड करते हैं, सोसाइटी को चैलेंज करते हैं और फिर क्रैश्ड हो जाते हैं। दूसरे जो अपने अनकन्वेंशनल आइडियाज अपने पास रखते हैं, सरफेस पे नॉर्मल दिखते हैं और क्वाइटली अपने गोल्स अचीव करते हैं। गेस कौन ज्यादा पावरफुल होता है? एग्जाम्पल है टोमासो कैम्पनेला का, एक 16th सेंचुरी फिलोसोफर। यह आदमी एथियस्ट था, चर्च की टीचिंग्स पे डाउट करता था। उस जमाने में ये स्ट्रेट अप डेथ सेंटेंस था और एक्चुअली उसे टॉर्चर किया गया, प्रिजन में डाला गया। लेकिन ये जीनियस था, उसने समझ लिया कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन सुसाइड है। तो उसने क्या किया? उसने एक किताब लिखी, एथियज्म कॉन्कर्ड। टाइटल से लगता है कि वो एथियज्म को कंडेम कर रहा है, राइट? लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, किताब में एथियस्ट आर्गुमेंट्स इतने पावरफुल और पैशनेट थे और कैथोलिक आर्गुमेंट्स इतने बोरिंग और वीक थे कि किताब एक्चुअली एथियस्ट्स की बाइबल बन गई। उसने सिस्टम को आउट प्ले किया,
सरफेस पे कंफर्म किया लेकिन सीक्रेटली अपने मैसेज को फैलाया। जीनियस मूव। ये स्ट्रैटेजी आज भी काम करती है। देखो LGBTQ+ राइट्स एक्टिविस्ट कैसे काम करते हैं कंजर्वेटिव सोसाइटीज में। ओपनली रेबेल करना डेंजरस होता है, तो वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज करते हैं थ्रू आर्ट, मीडिया, रिप्रेजेंटेशन। बाहर की तरफ नहीं दिखता, लेकिन चेंज हो रहा होता है। विसल ब्लोअर्स भी यही करते हैं, सिस्टम के अंदर रहते हैं, नॉर्मल दिखते हैं और क्वाइटली एविडेंस कलेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो ये सर्वाइवल 101 है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स खुश रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली म्यूजिक, आर्ट या राइटिंग में इंटरेस्ट है। कितने यंग प्रोफेशनल्स हैं जो ऑफिस में यस सर यस मैम करते हैं, लेकिन वीकेंड्स पर अपने पैशंस फॉलो करते हैं। हमारी जनरेशन ने ये आर्ट परफेक्ट कर दिया है। घर पर एक अवतार, फ्रेंड्स के साथ दूसरा अवतार, सोशल मीडिया पर तीसरा अवतार। ये मैनिपुलेशन नहीं है दोस्तों, ये अडैप्टेशन है। लेकिन यहां डेंजर भी है। अगर तुम हमेशा मास्क पहनते रहोगे तो एक दिन असली चेहरा भूल जाओगे। यूथ की बिगेस्ट स्ट्रगल यही है, ऑथेंटिसिटी वर्सेस एक्सेप्टेंस। हम सब चाहते हैं कि एक्सेप्टेड हो, लेकिन साथ ही यूनिक भी दिखना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। सोशल मीडिया पर बी योरसेल्फ के पोस्ट्स वायरल होते हैं, लेकिन जो टू डिफरेंट होते हैं उन्हें ट्रोलिंग मिलती है। वो कल्चर भी कॉन्ट्रडिक्टरी है। हम सब इंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी आइडियोलॉजी से डिसएग्री करे तो इंस्टेंटली कैंसिल। तो लॉ कहता है पिक योर बैटल्स। हर जगह रिबेल बनने की जरूरत नहीं। जहां सेफ हो वहां अपने आप को एक्सप्रेस करो, बाकी जगह थोड़ा डिप्लोमेसी चलाओ। 1 मिनट रुको और सोचो, कितनी बार तुमने अपनी असली ओपिनियन छुपाई है सिर्फ इसलिए कि लोग जज करेंगे? कितनी बार तुमने हां कहा जब तुम्हारा दिल ना कह रहा था? ये लॉ तुम्हें परमिशन देता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, लेकिन यह भी याद रखो कि कभी कभी ऑथेंटिसिटी शो करना भी जरूरी है। बैलेंस ढूंढो। और अब आता है तीसरा और सबसे डेंजरस लॉ, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। ये प्योर स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन है। आइडिया सिंपल है। अगर तुम चाहते हो कि अपने अपोनेंट को हराओ तो सबसे पहले उसे इमोशनल बनाओ, उसे गुस्सा दिलाओ, फ्रस्ट्रेटेड करो, ऑफ बैलेंस डालो। जब वो इमोशनल हो जाएगा तो वो गलतियां करेगा और तुम शांति से उन गलतियों का फायदा उठाओ। साउंड्स इविल? थोड़ा है, बट यही दुनिया का हार्श रियलिटी है। सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल है नेपोलियन का। 1809 में नेपोलियन को पता चला कि उसके फॉरेन मिनिस्टर टैलीरैंड ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है। नेपोलियन टोटली लॉस्ट इट। उसने टैलीरैंड को बुलाया और पब्लिकली एक्सप्लोड कर दिया। चिल्लाया, गालियां दी, इंसल्ट्स किए पूरे कोर्ट के सामने। और टैलीरैंड बिल्कुल शांत खड़ा रहा, काम, कंपोज्ड, थोड़ा बोर्ड भी। रिजल्ट? नेपोलियन कमजोर दिखा, इमोशनल, आउट ऑफ कंट्रोल, और टैलीरैंड पावरफुल दिखा। टैलीरैंड ने बाद में कहा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। और सच में नेपोलियन की डिक्लाइन यहीं से शुरू हुई। वॉटरलू अभी दूर था, लेकिन यह मोमेंट था जब लोगों ने पहली बार देखा कि ग्रेट एम्परर भी टूट सकता है। अब समझो साइकोलॉजी। जब कोई इमोशनली रिएक्ट करता है तो वो अपना पावर खो देता है, क्योंकि इमोशनल रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर मैं जानता हूं कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा आएगा तो मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता हूं। बस वो बटन प्रेस करूंगा और तुम रिएक्ट करोगे। हाइले सेलासी का एग्जाम्पल है। उसने अपने एनिमी राज गुक्सा को एक ऐसा ऑर्डर दिया जो गुक्सा की प्राइड को हर्ट करता था। गुक्सा गुस्से में आ गया, बिना प्रेपरेशन के रिवोल्ट कर दिया और हार गया। सेलासी ने शांति से सब प्लान किया और जीत गया। ये स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है। अब मॉडर्न वर्ल्ड में ये स्ट्रैटेजी हर जगह दिखती है। जियोपॉलिटिक्स में देखो, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, सब डिजाइंड है दूसरे को इमोशनल रिस्पॉन्स में लाने के लिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टीव जॉब्स फेमस थे स्ट्रैटेजी के लिए। कंपेटिटर्स को पब्लिकली चैलेंज करते थे, उन्हें रिएक्टिव बनाते थे और फिर कामली अपना गेम खेलते थे। सोशल मीडिया में ट्विटर वॉर्स, इंस्टाग्राम ड्रामा, सब यही है। ट्रोल्स डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव पोस्ट्स डालते हैं, लोग इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं और ट्रोल्स बैठकर एंजॉय करते हैं। पॉलिटिकल डिबेट्स देखो, ऑपोजिशन को प्रोवोक करना, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना ताकि वो भी लूज कंट्रोल करें और बाद में मीडिया में नेगेटिव दिखें। क्रिकेट मैचेस में स्लेजिंग, ओपोनेंट्स को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए ट्रैश टॉक। विराट कोहली बहुत अच्छे हैं इसमें।
लेकिन वो खुद भी कभी कभी इसका शिकार हो जाते हैं। बॉलीवुड की पीआर बैटल्स, एक कैम दूसरे को प्रोवोक करता है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं और सब पब्लिसिटी के लिए। अब बात करते हैं यूथ की। हम सबसे इमोशनल जनरेशन है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वल्नरेबिलिटी को सेलिब्रेट करते हैं। ये अच्छा है, लेकिन ये हमारी कमजोरी भी बन गई है। कैंसल कल्चर इसी का प्रोडक्ट है। कोई कंट्रोवर्शियल बोलता है, हम इमीडिएटली इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं। हैशटैग्स, आउटरेज, पब्लिक शेमिंग, सब कुछ। और कई बार ये जेन्युइन नहीं होता। कई बार लोग डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव कंटेंट डालते हैं क्योंकि वो जानते हैं आउटरेज इक्वल्स एंगेजमेंट इक्वल्स वायरलिटी। मीम कल्चर भी यही है। एक मीम वायरल होता है, लोग ऑफेंड होते हैं, काउंटर मीम्स बनते हैं और पूरा साइकिल चलता रहता है। और ब्रांड्स वो इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, डेलिबरेटली कंट्रोवर्शियल एड्स बनाते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव डजंट मैटर, ब्रांड का नाम तो चल गया। तो डिफेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। पहचानो कब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई तुम्हें अननेसेसरीली प्रोवोक कर रहा है तो रुको, रिएक्ट मत करो। नेपोलियन को यही सीखना चाहिए था। टैलीरैंड ने कॉन्स्पायर किया, फाइन, बट पब्लिक मेल्टडाउन, बिग मिस्टेक। करेक्ट रिस्पॉन्स होता क्वाइटली उसे रिमूव करो या डिप्लोमेटिकली हैंडल करो, शांति से, स्ट्रेटेजिकली। सन त्सू ने कहा था, इफ योर अपोनेंट इज ऑफ हॉट टेम्पर, ट्राई टू इरिटेट हिम। इफ ही इज एरोगेंट, एनकरेज हिज ईगो। मतलब अगर तुम पावर चाहते हो तो दूसरों को इमोशनल बनाओ, लेकिन खुद काम रहो। और अगर तुम डिफेंड करना चाहते हो तो समझो कब तुम्हें बेट किया जा रहा है, उस ट्रैप में मत जाओ। ये लॉ डार्क है क्योंकि ये मानता है कि रिलेशनशिप्स में भी मैनिपुलेशन है। फ्रेंडशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फैमिली, हर जगह कोई ना कोई दूसरे की इमोशनल स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। गिल्ट ट्रिपिंग, गैस लाइटिंग, पैसिव अग्रेशन, सब फॉर्म्स हैं इमोशनल मैनिपुलेशन के। और सबसे स्केरी पार्ट, हम सब ये करते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। तो सवाल है, क्या हम सच में ऑथेंटिक कनेक्शंस बना सकते हैं या हर रिलेशनशिप एक सटल पावर गेम है? तो दोस्तों 3 लॉज देखे हमने। 1, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। प्रेजेंटेशन मायने रखती है, दिखने का असर पड़ता है। 2, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। समझदारी से घुल मिल जाओ, अपनी पहचान सुरक्षित रखो। 3, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। अपनी भावनाओं पर काबू रखो, दूसरों को तुम्हें कंट्रोल मत करने दो। अब इन तीनों को जोड़ो, असली पावर है कंट्रोल। अपने इमेज का कंट्रोल, अपने थॉट्स का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल। जो इन तीनों में मास्टर हो जाता है वो गेम जीत जाता है। लेकिन यहां यूथ के लिए रियल स्ट्रगल है। हमें बोला जाता है ऑथेंटिक बनो, वल्नरेबल बनो, फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। और साथ ही बोला जाता है कंपेटिटिव बनो, स्ट्रेटेजिक बनो, हसल करो। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। ऑथेंटिसिटी और मैनिपुलेशन को कैसे बैलेंस करें? आंसर है कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। अपने क्लोज सर्कल में ऑथेंटिक बनो, वल्नरेबल बनो, रियल रिलेशनशिप्स बनाओ। लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कंपेटिटिव स्पेसेस में स्ट्रेटेजिक बनो। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। हर सिचुएशन एक बैटलफील्ड नहीं है, लेकिन कुछ हैं, पहचानो कौन सी है। एक आखिरी बड़ा सवाल, क्या ये सब सीखना हमें बेटर इंसान बनाता है या वर्स? क्या पावर के ये लॉज हमें सक्सेसफुल बनाते हैं या सिर्फ सिनिकल? ऑनेस्टली, दोनों। नॉलेज न्यूट्रल है। तुम इसे अच्छाई के लिए यूज कर सकते हो या बुराई के लिए। तुम इन लॉज को समझ सकते हो ताकि दूसरे तुम्हें एक्सप्लॉइट ना करें, या तुम इन्हें यूज कर सकते हो दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए। चॉइस तुम्हारी है। मेरी एडवाइस, इन लॉज को सीखो, अंडरस्टैंड करो, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी मत खोना। पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपैशन भी। सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटेग्रिटी भी। और हां, थोड़ा स्ट्रेटेजिक बनो। दुनिया ब्रूटल है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शंस भी बनाओ। सब कुछ गेम नहीं होता, क्योंकि अंत में जब तुम अकेले होंगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारे मास्क्स या वो लोग जिनके साथ तुम रियल थे? तो दोस्तों, ये था आज का डीप डाइव पावर, मैनिपुलेशन और सर्वाइवल की दुनिया में। अगर ये एपिसोड माइंड बेंडिंग लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम इन लॉज को अपनी लाइफ में कैसे देखते हो। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि ये कंटेंट थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया है तो डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे अवेयर और याद रखो, दुनिया एक स्टेज है, तुम एक्टर हो, लेकिन स्क्रिप्ट तुम लिखते हो। पीस आउट।